Good morning, everyone. So I was just discussing about कि आप लोग 40 क्वेश्चंस हर रोज कर रहे हैं. जो भी कर रहे हैं उनको उन 40 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का परसेंटेज बढ़ा देना चाहिए. और जो बच्चा भी केवीपीवाई के पॉइंट से सोच के चल रहा है या फिर आईआईटी एटलीस्ट सोच रहा है, तो उन्हें तो केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर हाल में करने चाहिए. बाकियों के लिए बताता हूँ, मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये सोच के चलते हैं कि भैया जेई के क्वेश्चंस या केवीपीवाई के क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं. तो जिसको वो फीलिंग है बात अलग है, नहीं तो मेडिकल स्टूडेंट्स को भी अब केवीपीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने चाहिए. ठीक है. और इसकी बुक भी मिलती है, मार्केट में बुक है केवीपीवाई की, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन मटेरियल बन जाए. जैसे जिन बच्चों ने एक बार या दो बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उन्हें अब केवीपीवाई की बुक उठा लेनी चाहिए. तो आपको और बेटर क्वेश्चंस करने, दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव अ लिटिल, राइट. चलिए ठीक है, आज की क्लास में एटम्स की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने. डोंट वरी, एक्सरे का टॉपिक भी मैं करवाऊंगा आपको, कुछ खास नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बता दूंगा उसके बारे में. देखिए क्वेश्चंस करते जाइए जो बोलता हूँ आपको करने के लिए. एक्चुअली क्या है ना, ये जैसे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन ना मोस्टली जगह आपको मिक्स मिलेंगे, जिसमें एटम के भी होंगे, न्यूक्लियाई के भी होंगे, एक्सरे के भी होंगे, सारे मिक्स मिलते हैं क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है. कोई बात नहीं. क्वेश्चन है, द सिंपल बोहर मॉडल, नहीं लिखना नहीं आपने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सुने और समझ के आंसर करने की कोशिश करें. ये कहता है सिंपल बोहर मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स. बोहर मॉडल को मेनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है? आई एम रीडिंग आउट द ऑप्शंस. Because this is because of electrons not being subject to a central force, because of electrons colliding with each other, because of screening effects, because of the force between nucleus and electrons will no longer be given by Coulomb's law. ठीक है. तो मैं फिर से आपको ऑप्शन देता हूं क्या क्या है. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेंट्रल फोर्स नहीं लगेगी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स होंगी विद ईच अदर, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वहां पर, और फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब नहीं प्रोवाइड किया जा सकता. तो सीधी बात है यार, देखो अगर चार्जेस है तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही फोर्स आएगी. ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, आप जब एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हो तो मैनी इलेक्ट्रॉन के अंदर, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं कंसीडर करना, उन अदर इलेक्ट्रॉन्स का भी इफेक्ट कंसीडर करना, राइट. तो वो जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसका कंसीडरेशन हम नहीं कर पाते. दैट इज द केस, दैट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए. एक्सरे के अंदर ये होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसीडर करते हैं, उसका इफेक्ट कंसीडर करके फॉर्मूले में मॉडिफिकेशंस कर दी जाती है. ठीक है. अभी मैं जो देख रहा हूँ मेरे सामने मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के. चलो जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजी थी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ये कहता है इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल 90 एंड 120. क्विकली आंसर करें. रेशियो ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल 90 एंड 120. आप आंसर कर सकते हैं. ठीक है अभिनव, बहुत बढ़िया. तो क्या फॉर्मूला यूज होना है इंपैक्ट पैरामीटर के लिए, याद है आपको? इंपैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू kZe स्क्वायर इनटू cot थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. हाँ, तो मेरा मानना ये है कि सब बच्चों को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो पता होना ही चाहिए. वो क्या था, 2kZe स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, राइट. 2kZe स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी. फिर आपको पता था कि जब आप इंपैक्ट पैरामीटर लिखना चाहते हैं तो 2 को रिप्लेस करते हैं cot थीटा बाय 2 से. So kZe square into cot theta by 2 upon kinetic energy, that gives you the impact parameter. तो सिंपली इसका रेशियो करना है तो क्या करना है, cot 45 upon cot 60, क्योंकि थीटा बाय 2 यूज हो रहा है. तो cot 45 1 होता है और cot 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है √3, तो ये बन जाएगा 1 by √3. So √3 goes to numerator, that gives you the answer. ठीक है. तो सिंपल है, बट जिसको यही नहीं पता होगा कि भाई इफेक्ट पैरामीटर में cot थीटा बाय 2 आता है, वो क्वेश्चन नहीं करता. सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
टेकिंग बोहर रेडियस एज 53 pm, ये pm क्या होता है? पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब 10 पावर -12, तो 53 × 10 पावर -12 है बोहर रेडियस, यानी सबसे छोटी रेडियस जो पॉसिबल है। Then the radius of lithium 2+ in its ground state on the basis of Bohr model will be। हाँ जी, बोहर मॉडल के बेस पे इसकी रेडियस होता है। जिन्होंने क्वेश्चंस किए भी है वो मेरे साथ दोबारा करेंगे। आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, करते जाए, शाबाश। बताइए बताइए। अब बात आती है क्या एक्सप्रेशन यूज होना है। हाँ तान्या, शाबाश। एक्सप्रेशन क्या यूज होना है? हम रेडियस की बात कर रहे हैं, तो रेडियस डिपेंड करती है n² / z²। z² आता है, z आता है, हाँ z आता है, एनर्जी में z²। तो r इज प्रोपोर्शनल टू n² / z। अब n तो सेम रखा है, z 1 की बजाय कितना हो गया? 3। तो बेसिकली 53/3 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। 18 3 54 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 18 70 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है हाइड्रोजन एमिट्स ब्लू लाइट व्हेन इट जंप्स फ्रॉम n = 4 to n = 2। n = 4 से n = 2 में कौन सी लाइट आ रही है? ब्लू। Which color of light would the atom emit when it changes from 5 to 2? n = 5 से n = 2 करने में कौन सा कलर आएगा? शायद ऑप्शंस के बीच में आपने नोट करना है। रेड, येलो, ग्रीन, वॉयलेट। Make your choice out of red, yellow, green and violet। बताइए जरा चौधरी का, बताओ आपको क्या लगता है और क्यों? n = 4 से n = 2 पे जब किया तो ब्लू कलर मिल गया। चेक शिवांग, आप लोग भी कोशिश करें। वॉयलेट। हाँ जी, कितना? वॉयलेट। वेरी गुड। तो 4 से 2 में जब जंप होता है तो ब्लू मिला। अब 5 से 2 हुआ तो और ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हुआ। और ज्यादा एनर्जी डिफरेंस मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ रिड्यूस करेगी। सो वेयर इज दैट गोना हैपन? रेड की तो सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ मतलब ये इससे छोटी वेवलेंथ की तरफ है। तो जब वेव ग्योर करते हैं तो आप कहां चले जाएंगे? वॉयलेट की तरफ चले जाएंगे। दैट इज ये कांसेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हाँ आ जाता तो मैं क्वेश्चन सोच के साथ बनाया था कि आप ठीक है, नहीं तो फिर आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा ठीक तरीके से, बट उसके ऊपर नहीं है। नहीं, प्रोवाइड नहीं करते, आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली तभी आइडिया, वही बोल रहा हूं ना। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको होगा तब करना है। अगर कोई इस सोच के साथ क्वेश्चन बना रहा है कि भाई साइंस स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए कि एग्जैक्टली किसी कलर की वेवलेंथ कितनी है, तो फिर तो वो आपको प्रोवाइड नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज an electron revolves around nucleus of charge Ze। Ze charge है न्यूक्लियस को इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। In order to excite the electron from n = 2 to n = 3, the energy required is 47.2 electron volt। What is the value of Z? तो मैं डाटा यहाँ लिख रहा हूँ, आप करते जाए। न्यूक्लियस Ze का है, excitation energy required is 47.2 electron volt is going from n = 2 to n = 3। आपको बताना है Z कितना? 3 4 5 2 2 3 4 5। Z की वैल्यू कितनी है? देखो मेरा मानना है कि मेरे ये प्रैक्टिस करना है, यानी आप अपनी क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन क्लासरूम प्रैक्टिस का एक ही एडवांटेज होती है कि आप उसमें स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वो चार्म हमारा बने रहना चाहिए, तो आपको कोशिश करनी है फटाफट क्वेश्चंस आंसर करने की। बताएं शाबाश। एटॉमिक नंबर Z है, L = 2 to 3 में एक्साइटेशन के लिए 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो Z कितना? What is the value of Z? The thing is, how should I solve this question? 5।
हाँ 5 आंसर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ओके। बट थिंग इज हाउ शुड वन अप्रोच, राइट, ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको कुछ एक्साइटेशन एनर्जीज याद करने के लिए बोला और आपको ये पता होना चाहिए कि उन एक्साइटेशन एनर्जीज में क्या रहता है, जैसे -13.6 अपॉन n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर का फैक्टर बेसिकली है ना। तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है। अगर हाइड्रोजन की एक्साइटेशन एनर्जी देखूं तो एक तो मुझे 10.2 मिलेगी, इसने इसने आपको क्या बोला है 2 to 3। हाइड्रोजन में याद करो कि आपको जो एक्साइटेशन एनर्जी मिली थी वो क्या क्या मिली थी। पहले तो मैं एनर्जी लिख देता हूँ। आपको -13.6 मिला, -3.4 मिला, -1.5 मिला। हमें तो 2 to 3 की बात करनी है ना, तो इसी को देखो। ये डिफरेंस बताएगा कोई कितना आ रहा है? हाउ मच इज दिस डिफरेंस? 1.89, 1.89 इज दैट? देखिए ध्यान से क्या है, 8 है ना, 8 है। हाँ 30 माइनस 5 एग्जैक्ट 1.89 इलेक्ट्रॉन को डालना। किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में। तो n तो सेम रहने वाला है, n लिखने की जरूरत नहीं है। बची बात z की। तो this into z square 1.89 into z square must be equal to 47. Are you getting? मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मेक आउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिसमें बेसिकली या तो n चेंज हो गया या फिर z चेंज। इसलिए जरूरी है कि आप हाइड्रोजन से लेकर कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। इनका 2 to 3 का जो डिफरेंस 1.89 है, दिस इनटू z स्क्वायर विल बी शुड बी इक्वल टू सेकंड एनर्जी। यहां से देख लिया z स्क्वायर कितना आ रहा है और z कितना आ रहा है। z स्क्वायर इज 47.2 अपॉन 1.89 और यहां से z निकाल। गॉट दैट? तो ये आपको वर्कआउट करना है। किसी ने और किसी तरीके से सॉल्व किया हो तो मुझे बता सकते हैं। वो भी आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस माइनस हटा देते हैं 13.6 इनटू, अब एनर्जी डिफरेंस देख रहे हैं ना आप लोग, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और साथ में z स्क्वायर। तो यहाँ पे z स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 है। ये लेके सॉल्व करें, मतलब जो आपको मतलब अपील करता है आपको यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने ये बताया कि डिफरेंशियल में बताया तो डायरेक्ट दैट्स इट, इन दोनों में से कोई भी। जिसको लगता है कि मुझे याद नहीं है वो पहले याद कर ले, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि याद कितना काम चलेगा, ये तो याद करने ही है। ठीक है, डन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मेक्स a transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 in hydrogen atom. The wave number of emitted radiation will be, वेव नंबर को आपने रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि ये क्लास प्रैक्टिस मुश्किल क्वेश्चंस के लिए नहीं डाल रहा हूँ, ये स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए डाल रहा हूँ और फॉर्मूला रिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाए। मैं रिपीट करता हूँ, n is equal to 4 से n is equal to 2 पे ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का, तो आपको वेव नंबर निकालना है r की फॉर्म में। हाँ जी, 3r/16, 16/3r, 3r/16 दोनों तरह के आंसर मिले। वेव नंबर क्या होता है? 1/लैम्डा, राइट? तो 1/लैम्डा में r तो ऊपर ही आएगा ना, r ऊपर ही आएगा। हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है और 4 to 2 में हो गई, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो बस दिस इज द आंसर। होप इट्स क्लियर। तो बिल्कुल सही है, ये 3r/16 आ जाना चाहिए। ठीक है, सावन आपने लिखा था ब्रैग्स कंडीशन, तो उसमें ये होता है कि d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ब्रैग्स कंडीशन में, राइट, जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताते बताते कहा था कि भाई अब ये सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे ब्रैग्स कंडीशन यूज हुई थी, तो बेसिकली डिफरेंशियल मैक्सिमम को डिस्कस कर रहा हूँ। वहां पे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कंसीडर करता हूं। 2d sin थीटा होता है ना, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, हाँ वो भी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने या की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव किया गया था।
सो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसमें d इंटर एटॉमिक सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, d इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन। समझा दो थोड़ा सा क्या है। देखो ऐसे है, ये और ये एक वेव यहां से वापस हो गई, दूसरी यहां से वापस हो गई। देख लो, ये d है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, ये थीटा है तो d sin थीटा। ऐसे फिर इधर भी ड्रॉप करोगे तो फिर से ये थीटा है तो ये कितना आ गया, d sin थीटा। सो बेसिकली अगर आप मैक्सिमा चाहते हो तो टोटल पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, l लैम्डा। ये कहा और इज क्लियर। तो केमिस्ट्री में यूज होता है टॉपिक ज्यादा, फिजिक्स में तो बस एक जगह इतना ही आता है कि भाई d sin थीटा और d sin थीटा जो कि आप वेव ऑप्टिक्स से सीख चुके हो, 2d sin थीटा should be equal to n lambda to obtain condition of match। That's it। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो between acceleration of electron in singly ionized helium atom and doubly ionized helium lithium atom is। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, रेशियो between acceleration of electron in singly ionized helium He plus and doubly ionized lithium 2 plus। रेशियो बताना आपको क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूं क्या है, 4/9, 27/8, 8/27 and 9/4। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग चीज का एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, बस वही सोचना है आपने, सोच के आंसर कर दो। कम ऑन क्विक। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करना, उसको मैंने हिंट दिया कि जो चीज रिवॉल्व करती है उस रिवॉल्विंग चीज का एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, सर्कुलर पार्ट में क्या होता है। तो तनिषा का आंसर तो 8/27 आ रहा है, एक बच्चे ने 4/9 बोला। तो आप लोग क्विकली ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होने चाहिए, पता है क्या, अभी आप पेन पेपर यूज कर लो कोई बात नहीं, आंसर गलत नहीं होने चाहिए इतने आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करें, करो करो, शाबाश। ठीक है तान्या, तान्या आप थोड़ा सा ना ऐसे भी सोचना शुरू करो कि जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में स्कोर बढ़िया लेके आना है। ठीक है शिवांग, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, तो कुछ का 8/27 है, कुछ का 4/9 आया। लेट्स सी व्हाट इट इज एग्जैक्टली। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, राइट, व्हिच शुड बी v² v² अब इसमें जो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन बोला है उसमें ऑर्बिट तो बताया नहीं, तो हम ऑर्बिट सेव कंसीडर। उसके बाद बचा क्या, z बचा सिर्फ। तो देखते हैं यहाँ पे z की डिपेंडेंस क्या, हम जानते हैं v में जो z है वो आता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, बताओ। v में जो z है वो न्यूमरेटर में आता है कि डिनोमिनेटर में आता है, सिर्फ n और d लिखना आता है, न्यूमरेटर, एग्जैक्टली राइट। तो यहां से z न्यूमरेटर में आया तो z² की टर्म, और r के अंदर z डिनोमिनेटर में आता है तो एक और z चला जाता है, तो क्या बन गया q। बस इतनी सी कहानी है इस क्वेश्चन। I hope it is clear to all of you. So kindly see properly. Acceleration find करने आप जाएंगे तो वो z³ पे डिपेंड करेगा, z³ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो हीलियम अपॉन लिथियम, हीलियम अपॉन लिथियम, तो उसी के अकॉर्डिंग हीलियम के लिए 2 और लिथियम के लिए 3, 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, तो आंसर क्या होना चाहिए 8/27। होप इट्स क्लियर। जिन्होंने 27 का 8 आंसर किया वो ध्यान दे थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन आखिरी तक सही होना जरूरी है, तो मेडिकल एग्जाम में ज्यादातर इसी चीज पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा आखिरी तक पूरा कंसंट्रेशन बना के रख पाता है कि नहीं रख पाता। ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, तो फॉर्मूला पता होने के बाद भी गलत मत करो। v²/r, v में z न्यूमरेटर में आता है, n डिनोमिनेटर में आता है, r में n² न्यूमरेटर में आता है, z डिनोमिनेटर में आता है, तो z³ आ गया। सो 8/27 शुड बी द आंसर। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए लिखिए, nu1 is the frequency, nu1 is the frequency of series limit of Lyman, and nu2, मैं रिपीट कर रहा हूं क्या बोला, nu1 is the frequency of series limit of Lyman, and nu2 is the frequency of first line of Lyman. ठीक है, nu2 is frequency of first line of Lyman, and nu3 is frequency of series limit of Balmer. nu3 series limit for Balmer. Then आपको nu1 nu2 nu3 के बीच में रिलेशन बताना है क्या हो, ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, आप ट्राई करके उसका आंसर करेंगे। तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेता हूं, ठीक है ना, करते जाओ, रुकना नहीं है। जो कर ले वो आंसर कर सकता है। ओके, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि भाई nu1 माइनस nu2 इज इक्वल टू nu3, या फिर nu1 इज इक्वल टू nu2 माइनस nu, या फिर 1 बाय nu2 इज इक्वल टू 1 बाय nu1 प्लस 1 बाय nu3, 1 by nu1 is equal to 1 by nu2 plus 1 by nu3. This is given to us. Lyman and Balmer. Lyman n is equal to 1 के लिए, Balmer n is equal to 2 के लिए, ठीक है। So obviously यहाँ पे first n is equal to 1, यहाँ पे n is equal to 2, और यहाँ पे n is equal to infinity. इंफिनिटी से 1 पे आने पर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो कौन सी है, nu1, ठीक है। और यहां से n2 पे आने पर यानी बाल्मर सीरीज में जो मिल रही है वो कौन सी है, nu3, और यहां से यहां में जो मिल रही है वो कौन सी है, nu। देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट में यही बताया गया ना आपको बताया गया कि लिमिट nu1 है, इसकी लिमिट nu3 है, और यहां फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी nu2 है। तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, ये जो E1 है, टोटल एनर्जी E1 दैट इज इक्वल टू E2 प्लस E3, सीधा सा फंडा है, E2 प्लस E3, राइट। डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एनर्जी का रिलेशन। सो कभी लैम्डा बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, या फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो दिस इज द फंडा, दिस टोटल एनर्जी इज दिस एनर्जी प्लस दिस। अब एनर्जी क्या होता है, h into nu होता है, तो h कट जाएगा, यानी nu1 is equal to nu2 plus nu3, है कोई ऑप्शन, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो nu1 is equal to nu2 plus nu3, दैट गिव्स द आंसर। बाय चांस ये लैम्डा को लेके होता तो 1 by लैम्डा होता, सो इन दैट केस 1 by लैम्डा 1 is equal to 1 by लैम्डा 2 plus 1 by लैम्डा 2। आया समझ में आपको, तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी ऐड वैसे नहीं हुई, एनर्जी के फंडामेंटल से, ये समझ लीजिए। सीरीज लिमिट का मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर लेवल। होप इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब यहाँ पे Z बेसिकली अननोन है, is same as shortest wavelength of Balmer series of hydrogen. I'll repeat, shortest wavelength of bracket series of hydrogen like atom, यानी Z unknown है, is same as shortest wavelength of Balmer series of hydrogen atom. What is the value of Z? 2, 3, 4, 5 में से आंसर है, बताएं शाबाश। What is the value of Z? सॉल्व करें, Z is equal to 2 बोल रहे हैं बच्चे, ओके ओके गुड।
मैं फिर बोल रहा हूँ आसान क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने का पूरा मौका रहता है आपके पास, पूरी कोशिश किया करो। ब्रैकेट सीरीज और बाल्मर सीरीज की बात, ब्रैकेट एंड बाल्मर, तो लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट, तो ये कौन सी सीरीज है? फोर्थ। ये कौन सी सीरीज है? सेकंड। यानी n = 2 के लिए, n = 4 के लिए। ठीक है, वे कोशिश करो, करो शाबाश, करें जरा कंप्लीट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कंसीडर करिए दोनों की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी, यानी इंफिनिटी से वहां तक, इंफिनिटी से यहां तक के लिए बनेगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो सीधा सीधा है भाई, आप लैम्डा कंसीडर करो या 1/λ कंसीडर करो, बात तो एक ही है। दोनों के लिए 1/λ को इक्वेट किया जा सकता है। अब 1/λ क्या होता है? z² into 1/n² minus 1/infinity आ जाएगा, तो 0 बनेगा। तो सीधा देखते हैं, इन दोनों को इक्वेट करना है, तो ब्रैकेट सीरीज हाइड्रोजन लाइक z² और 1/4 का स्क्वायर दैट इज 60 मस्ट बी इक्वल टू, अब ये हाइड्रोजन के लिए है तो 1 हो गया, 1 into 1/4। समझ रहे हो? मतलब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो अगर आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो फटाफट करेंगे। अच्छा z निकालना है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, यानी लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस की बात हो रही है, यानी इंफिनिटी से लेके सीरीज लिमिट की बात हो रही है। तो ये 4 किया आपने, z² 4 आ गया, z = 4। ठीक है, राइट राइट मात्रिका, ठीक है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी कोशिश करें आंसर्स मुझे फटाफट फटाफट करके बताने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, wavelength of first spectral line of sodium is 5896 angstrom। पता है आपको 5896 और 5890 होती है? So wavelength of the first spectral line of sodium is 5896 angstrom। ये पूछ रहा है first excitation potential will be, first excitation potential will be, बताएं शाबाश सॉल्व करके। मैं ऑप्शंस लिख दूंगा ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। Wavelength is mentioned to be 5896 angstrom। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ही बताना है और ऑप्शंस है 4.2 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 2.1 वोल्ट एंड नन। दिस इज टू बी डन। करिए करिए शाबाश। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल and wavelength of first spectral line। ओके सावन, ठीक है अंकिता। इट इज अबाउट एनर्जी, है ना? एक्साइटेशन पोटेंशियल उस वो पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाएगा तो आपको सेम एनर्जी मिलेगी। सो बेसिकली E into B, charge of electron into B is the energy that it gains, it must be equal to the energy required, right? energy required को क्या लिखोगे? hc by lambda, सीधा सीधा, तो hc by lambda, यहां से V निकालना है आपको, तो V must be equal to hc by E lambda। ये सॉल्व करो, राइट है बच्चों? तो सबसे पहले तो फंडामेंटल में की क्लैरिटी चाहिए थी भाई। वो कल किया था ना हमने, एक्साइटेशन परसों किया था, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल था वो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दोगे, एक्सेलरेट कर दोगे, तो it gains the same amount of energy as required for the excitation from one particular level to the other level। so EV is equal to hc by lambda, क्योंकि lambda इसने खुद प्रोवाइड की। अब आप लोगों को hc की वैल्यू तो पता ही है ना? हाँ, मतलब भाई hc जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है ना, तो कैंसिल आउट हो जाता है। कितना होता है? 1 2 3 1 2 3 7 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, तो E से E हो गया कैंसिल। अब लैम्डा बचा सिर्फ, लैम्डा कितना है? 5896। उठा के सॉल्व करो, देखो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ रहा है। 2.1 आ रहा है, सो दैट इज
मतलब सपोज आपका सॉल्व करके 2.11 आ रहा हो तो भी चलेगा, नन ऑफ दिस लिखा हुआ है हालांकि, बट बहुत क्लोज जब आंसर होगा तो वो चलेगा। ठीक है, सो अनदर फंडामेंटल टू बी कवर्ड। ठीक है, चलिए अब क्विक आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, shortest wavelength of Lyman series is 91.2 nanometer. What is the longest wavelength? Shortest ये है, what is the longest wavelength? फटाफट से करें। Shortest wavelength given है, what is the longest wavelength? तो अगर बाई चांस किसी ने क्वेश्चन पहले किए भी हैं तो भी मैं ये चाहूंगा कि आप आंसर डायरेक्टली ना बताएं, बेस्ड अपॉन द मेमोरी आप रातों से सॉल्व करके बताएं, so that you yourself can check that you have to be able to solve the question a little faster or not. That's what we require. 91.2 nanometer is the shortest wavelength. What is the longest wavelength? हमें पता है shortest wavelength मिलती है maximum energy difference के लिए, नहीं infinity से transition के लिए, और longest मिलती है shortest energy difference के लिए। यानी अब कौन सी सीरीज थी? लाइमन थी। लाइमन तो फर्स्ट होती है, यानी n=1 के लिए होती है। n=1 के लिए मतलब infinity से transition पे ये मिला, तो 2 से 1 पर जब transition होगा तो क्या मिलेगा? This is what we talk about. हम जानते हैं 1 by lambda is equal to Rydberg constant into 1 by 1 square माइनस इंफिनिटी वाले में तो 0 हो गया। यहाँ पर लैम्डा कितना है? 91/2 नैनोमीटर। और जब शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो 1 by lambda dash is equal to Rydberg constant into 1 minus 1 by 4, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट पे ट्रांजिशन। तो 1 by 4 हुआ, 1 minus 1 by 4 is 3/4, so this is 3/4। आप देख सकते हैं लैम्डा डैश इस लैम्डा को कितने से मल्टीप्लाई किया? 4/3 से मल्टीप्लाई, तो अब इसे 4/3 से मल्टीप्लाई 91.2 into 4/, तो आंसर 121.6 नैनोमीटर आ गया। तो फिर आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूलाज वही हैं, घुमा फिरा के यूज करने होते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। Energy of 24.6 electron volt is required to remove one electron from a neutral helium atom. इसका फंडा बताएंगे आपको। हीलियम एटम है, उससे पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसे निकालने में एनर्जी लगती है 24.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, the energy is required to remove both the electrons from neutral helium atom. बोथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी? ऑप्शंस में डाल रहा हूं, 38.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 49.2, 51.8, 79। आप बता सकते हैं आपका आंसर क्या है? हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में से जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में कितना वर्क करना पड़ता है? 24.6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे को निकालने का वर्क फाइंड करो और उठा के दोनों को ऐड कर दो, कितनी एनर्जी चाहिए दूसरे को निकालने के। करो करो, शाबाश, करके बताओ। करिए क्विकली। पारस आप भी ट्राई करते जाओ डियर, मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जो अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है ना, सो इसमें आप बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो फिजिक्स में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए जो हमें ठीक आते हैं, उनकी प्रैक्टिस के थ्रू हमें कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, फिर आपको दूसरे टॉपिक करना चाहिए। सो मेरा मानना है हमेशा ये रहता है कि ये वाला जो टॉपिक है ये क्योंकि केमिस्ट्री में भी किया होता है तो आपको थोड़ा आसान लगना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ, मतलब मैंने कल क्वेश्चन भेज दिए थे फिर भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। रीजन एक ही है, मुझे पता है इसमें फॉर्मूले 2-3 है लेकिन उनको घुमा फिरा के इतने अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ता है कि भैया सिर चकरा जाए जिस बच्चे की प्रैक्टिस ना हो। हाँ भाई, नहीं हो पाया अभी तक? सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी? देखो फर्स्ट तो हो गया, अब जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया हाइड्रोजन लाइक। कहानी क्या है? अभी बन गया हाइड्रोजन लाइक एटम।
हाइड्रोजन लाइक एटम के ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर चाहिए बेसिकली। हीलियम के लिए जेड कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी प्लस हो जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड की बात होगी ना, राइट? तो आप समझ रहे होगे सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा है यार? इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? 0, और ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? -13.6 into z square upon n square होती है। तो इंफिनिटी वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस हो गया, प्लस 13.6 upon 1 into 4। इतनी एनर्जी तो दूसरे को निकालने के लिए चाहिए सिर्फ, और फिर इसे उठा के इसमें करना होगा ऐड। तो क्या आंसर ये आ रहा है 79? तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तब आप वहां पे बोहर थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है, कैन वी यूज बोहर थ्योरी फॉर दिस पर्पस? नो, नॉट एट ऑल। दैट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर He+। सो He+ को मैं यहां से सॉल्व करूंगा, उठा के इसे ऐड करूंगा। डन। चलो यहां से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं। क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन आता है घूमता फिरता और हाइड्रोजन एटम से स्ट्राइक करके और स्टिक करता है। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, काम करते हैं प्रोटॉन के। प्रोटॉन का मास और जो हाइड्रोजन एटम उसका मास तो लगभग बराबर ही है। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1h1। 1h1 यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं उसके पास, राइट? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन रिक्वायर्ड? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन रिक्वायर्ड such that it's perfectly inelastic collision, such that it's perfectly inelastic collision with hydrogen atom in ground state, perfectly inelastic collision with hydrogen atom in ground state can excite electron up to first excited state, can excite electron up to first excited state। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गई? एक प्रोटॉन है, वो किसी काइनेटिक एनर्जी से भागा आ रहा है, आके हाइड्रोजन एटम से हिट किया और स्टिक कर गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ऐसे में आप जानते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है। याद रखना अच्छे से कि जब ये कोलिजन इनइलास्टिक होती है तभी कुछ एनर्जी लॉस होगा। वही एनर्जी लॉस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में काम आता है। तो यहां से एक बड़ा बढ़िया चीज समझने को मिलती है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए जो निकलेगी। वो एनर्जी तो इनइलास्टिक कोलिजन में ही निकल सकती। तो स्टार मार्क करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इलास्टिक कोलिजन can never result in excitation of atom। एटम या इलेक्ट्रॉन की बात होती है। Elastic collision can never result in excitation of atom as there is no energy loss. There is no energy loss to be used for excitation. To be used for excitation. ठीक है? तो अब यहाँ तो जो भी एनर्जी निकलेगी वो एक्साइटेशन के लिए यूज होने वाली है। देखते हैं कोलिजन में आप कौन-कौन से दो चीजें लगा। हाँ सामने बोलो। सर इनइलास्टिक कोलिजन के बाद जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से ही स्टिक कर रहा है या बाहर कहीं स्टिक कर रहा है? ना इतने फंडे मत जाओ, इतना तो साइंटिस्ट नहीं जानते कि प्रोटॉन वेव है या पार्टिकल है। समझ रहे हो? ये सारे के सारे वेव और पार्टिकल नेचर दोनों कैरी कर, दोनों में से जो हमें समझ आता है वो कैरी करवाते हैं। तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि प्रोटॉन भी एक ठोस चीज है और हाइड्रोजन एटम भी एक ठोस चीज है। सर एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि जो बची हुई एनर्जी है उससे एक्साइटेशन होगा। बची हुई नहीं, जो निकल गई, जो एनर्जी कोलिजन की वजह से कम हो गई, वो कहाँ गई? उसने एक्साइटेशन का
मैं ओके सर। क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आपका डाउट बचा दोबारा पूछो, ठीक है? तो लिखिए जरा, लेट मी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बी के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बी के। आप मुझे बस ये बताएं, जब कोलिजन होती है तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसके अकॉर्डिंग P initial should be equal to P final, ठीक है? अब P initial जो था वो तो प्रोटॉन का था, और P फाइनल में प्रोटॉन प्लस हाइड्रोजन, प्रोटॉन प्लस हाइड्रोजन। तो क्या करूं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों का जो मास है वो डबल हो जाता है। मैं काम करता हूं, यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना, टेंशन क्यों लेते हैं? ऐसे करते हैं, मोमेंटम सेम रहता है, वी हैव टू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, सीधी सी बात है। तो मोमेंटम सेम रहा तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k is equal to p square upon 2m। अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनी p square upon 2 of 2m, यानी 4m, यानी ये बन गई k इनिशियल बाय 2। क्या बात समझ में आती है? कोलिजन हुई तो मोमेंटम तो कंजर्व रहा, हमारा कंसर्न यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को लेकर। तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p square upon 2m थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी p square upon 4m है, क्योंकि मास 2m बन चुका है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी आधी होगी, आधी उड़ गई, यानी जो रिलीज हुई काइनेटिक एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू k बाय 2। k बाय 2 एनर्जी निकल गई। ये जो k बाय 2 एनर्जी, इसका यूज कहां हुआ? एक्साइटेशन के लिए। कहां से कहां? n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2। आप जानते हो n इज इक्वल टू 1 से 2 तक एक्साइट करने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो भाई जो k बाय 2 है वो जो रिलीज हुई, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2। अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो उसके इसमें इक्वल डालूंगा, सो k जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20.4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो जो रिलीज हुई वो तो सारी हुई, जो रिलीज हुई इसको समझो ध्यान से। दो चीजों का कोलिजन होने से जो एनर्जी निकली वो कहाँ गई? तो जब ये एटम्स के क्वेश्चंस आप करते हो एक्साइटेशन के, तो आप उसको हीट एनर्जी लॉस में नहीं कर सकते ना, हीट लॉस नहीं होता उसको, जो एनर्जी लॉस है वो कहाँ गया? एक्साइटेशन। ये मतलब तो कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर जो ये निकला इसका कुछ हिस्सा ही यूज होगा ना, ये सारा ही यूज होगा, एग्जैक्टली, ठीक है? तो अगर मैंने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कंसीडर करी तो एनर्जी रिक्वायर्ड 20.4 है। अगर ये कोलिजन परफेक्टली ना इनइलास्टिक ना होकर सिर्फ इनइलास्टिक होती, पार्शियली इलास्टिक होती, तो इन दैट केस क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड कंपैरेटिवली ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी लॉस है वो कंपैरेटिवली कम होता। आ रही बात समझे? तो अब यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि अगर आप चाहते हैं एक्साइटेशन करवाना कोलिजन के थ्रू, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए कौन सी कोलिजन में? परफेक्टली इनइलास्टिक में, कारण वहां पर एनर्जी लॉस सबसे ज्यादा होता है। तो आप चाहे तो स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग प्रोटॉन, energy of colliding proton required during partially elastic collision would be greater than this, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। आप खुद साइंटिस्ट बन के सोचो, अरे यार एक प्रोटॉन आया हाइड्रोजन एटम से टकराया, तो यार इसमें हीट लॉस कैसे दिखाई? इसमें तो जो भी एनर्जी का लॉस वो कहाँ गया? वो एक्साइटेशन पर्पस के लिए, ठीक है? तो आपको क्लियर किया कि अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो जो रिलीज एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम, लेकिन वो 10.2 तो होनी चाहिए, तो वो इनिशियल का लेसर फ्रैक्शन है, लेकिन है तो 10.2, इसका मतलब इनिशियल कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20. इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई स्किप से, जैसे मान लो कोई बना दे तो हाइड्रोजन का हीलियम आयन का क्वेश्चन बना कि हीलियम आयन है, उसके लिए बताओ मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो वो भी कर सकते हो, आप कैपेबल हो। हीलियम आयन में जो मास है वो कितना हो जाएगा? 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5, समझ रहे हो? मोमेंटम तो उसमें भी कंजर्व रहेगा,
तो यहाँ जब लिखने जाओगे कि फाइनल दोस्तों t स्क्वायर अपॉन 2 into 5m, तो यहाँ पे 5 का फैक्टर आ जाएगा, 2 तो था ही ना, 2 तो हमने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे 5 का फैक्टर आ जाएगा k/5। तो बस k/5 इज इक्वल टू एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की बात नहीं करो, हीलियम की बात करो। हीलियम में z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, z स्क्वायर मतलब 4। तो बस दिमाग थोड़ा सा चलाते रहना है कि हाइड्रोजन की वजह से हीलियम की बात हो रही है। शिवांग, आई होप आप समझ पा रहे हो, हाइड्रोजन की वजह से हीलियम की बात हो रही है, तो उसमें दो फर्क पड़े, एक तो हीलियम का जो मास है वो 4 टाइम्स है, तो टोटल बाद वाला जो मास है वो 5 टाइम्स बन जाता है, क्योंकि प्रोटॉन भी स्टिक करेंगे। एक तो मास में 5 का फैक्टर आ गया, दूसरा वहां पे जो एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आएगी ना, तो 4 टाइम्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, तो 40.8 और यहाँ पे 5 इधर आके मल्टीप्लाई, उस केस में बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर दो बेटा, हो जाएगा। चलो फाइन, एक और क्वेश्चन जो इसी बुक से पिक कर रहा हूं वो करते हैं। ये कर लिया ना आपने कंप्लीट, ये सबकी नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए, बल्कि चाहो तो लिख दो स्टार मार्क करके, से इन केस ऑफ हीलियम प्लस आयन, से इन केस ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो मैं वेट करूंगा आपका 30 सेकंड के लिए, आप फटाफट ये सारी प्रोसेस हीलियम के लिए लिख दो, जल्दी से लिख दो। देखो शाबाश, हीलियम के लिए क्या होगा, K final will become equal to K initial by 5, क्योंकि मास, फाइनल मास इज 5 टाइम्स द इनिशियल मास। K फाइनल, अच्छा इसमें हमें तो रिलीज एनर्जी देखना है, एक को डाला है, ये K फाइनल है, डेल्टा K कितना है, डेल्टा K इज K इनिशियल माइनस K फाइनल, सो K इनिशियल माइनस K फाइनल, तो 1 minus 1 by 5 is 4 by 5 times K। तो बच्चों ये जो 4 by 5 times K निकल रही है, हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें तो उसमें इक्वेट कर देता हूं, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी को डिफाइन करेगा। दिस इज इक्वल टू राइट साइड में एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 2, तो 10.2 तो आता ही है हाइड्रोजन के पॉइंट से इनटू z स्क्वायर यानी मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो k बन गया इसका 5 टाइम्स 51 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा फर्दर क्वेश्चंस करने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। An excited hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda in returning to ground state. Excited atom कौन सा, हाइड्रोजन, excited hydrogen atom emits photon of wavelength lambda in returning to ground state. ठीक है, the quantum number n is given by n of excited state. Quantum number n of excited state is given by, आपका आंसर r की फॉर्म में होगा, फिर r इज Rydberg कांस्टेंट, मैं वैल्यू लिख रहा हूं ऑप्शंस। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। क्वांटम नंबर n एक एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से ग्राउंड स्टेट में जंप करने पर फोटोन निकला लैम्डा वेवलेंथ, तो n की वैल्यू होता है, करिए शाबाश, अंडर रूट ऑफ, हाँ लैम्डा तो गिवन है, तो लैम्डा की फॉर्म में अंडर रूट ऑफ लैम्डा r इनटू लैम्डा r minus 1 under root of lambda r upon lambda r minus 1 under root of lambda r minus 1 upon lambda r under root of 1 upon lambda r into lambda r minus 1. One of these is the answer. Come on, quick. फोटोन जो निकला उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, r is Rydberg constant, तो अपना आंसर प्रोवाइड करें। बताइए अपने शाबाश।
वो एक्साइटेड स्टेट में बताना है n n is the quantum number for the excited state. Comprehension खुद से करो. n is the quantum number for excited state. ठीक है अनुषा, बिल्कुल सही आंसर है आपका. वेरी गुड. करो चेक. शिवांग ध्यान से करो. पारस ट्राई करो. किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, यानी n is equal to 1 तक आना. उसको जो वेवलेंथ निकली है वो लैम्डा है. तो जो फॉर्मूला रिडबर्ग कांस्टेंट को इन्वॉल्व करता है, उठा के सीधा वो लिखो, यानी कि 1 by लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 by 1 minus 1 by n स्क्वायर, है ना? ये आ जाएगा. तो देख लो यहां से क्या होगा, r इधर निकल जाएगा. 1 by लैम्डा r इज इक्वल टू 1 minus 1 by n स्क्वायर. तो 1 minus 1 by लैम्डा r इज इक्वल टू 1 by n स्क्वायर. तो लैम्डा r minus 1 upon लैम्डा r is 1 by n square. तो n square क्या बन गया? लैम्डा r upon n square is equal to lambda r upon lambda r minus 1. तो n is under root of this. So that should be the answer. B option is the right answer. तो आपको सिर्फ ये बात समझनी थी कि n is the quantum number. यार क्वांटम नंबर कोई एक्साइटेड स्टेट को थोड़ा रिप्रेजेंट करता है. क्वांटम नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं. इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इतना था कि सर अगर मैं ये कहूं कि nth क्वांटम नंबर है तो n minus 1th एक्साइटेड स्टेट होती है. बिल्कुल एक्साइटेड स्टेट n minus 1th होती है, लेकिन क्वांटम नंबर तो n होता है. तो हमें तो सिर्फ क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना था. दैट कुड बी द ओनली कंफ्यूजन. ठीक है. सो फिर देखें रिडबर्ग कांस्टेंट, लैम्डा और एनर्जी स्टेट. यार एक ही फार्मूला है फिर से. 1 by lambda is equal to r 1 minus 1 by n square. That helps you solve the question. ठीक है, क्लियर हुआ? और करें आगे क्वेश्चन. लिखिए शाबाश. कहां चला गया? Scattering particles are 56 for 90 degree. अब हम कहां जा रहे हैं? गीगर मार्शल रदरफोर्ड. Scattering particles are 56 for 90 degree. 90 डिग्री एंगल पे इतने पार्टिकल्स स्कैटर हुए. तो 60 में कितने होंगे? Find the number of particles scattered at angle 60 degree. अगर 90 पे वो 56 है तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको. नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon sin power 4 into थीटा बाय 2. क्यों सामने यही था? n theta is proportional to 1 upon sin power 4 into theta by 2. तो कर दीजिए फटाफट सॉल्व जल्दी से, छेती छेती. ऑप्शंस हैं 224 256 98 108. तो देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि 1 upon sin power 4 थीटा बाय 2 आना है, वो थीटा भी कंसीडर कर ले, पावर 4 भी कुछ और कंसीडर कर ले, तो गए काम से. जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फ्री के नंबर. सो n थीटा जो निकाला दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. इनवर्स में जाना चाहिए ना. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? n थीटा बाय 56 यानी इक्वल टू 56. ऊपर आएगा sin स्क्वायर 45 sin पावर 4 45 और नीचे क्या आएगा? sin पावर 4 30. कर दो यार सॉल्व. sin 45 कितना होता है? 1 by root 2 और sin 30 कितना होता है? 1 by 2. तो 1 by root 2 1 by 2 उठा के सॉल्व करो. बनी बात. तो आपके लिए आंसर आता है 224. ठीक है विवेक, क्लियर हुआ? शिवांग आई होप क्लियर हो रहा है. ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, ये तो आप सबको पहले से ही पता है, 5.3 into 10 power minus 11 मीटर. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस. कहता है आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव अ रेडियस ऑफ
21.2 into 10 power minus 11 मीटर। हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट की रेडियस है वो ये, लेकिन it is found to have this radius due to collision with an electron. What is the principal quantum number of the final state? इस फाइनल स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? बताइए बताइए बताइए। ऑप्शंस हैं 4 2 16 3, 4 2 16 3। ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने कहा कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग सोचते हैं कोलिजन से क्या क्या कंसीडर करूं कोलिजन, जबकि शायद उसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। नहीं यार, जब इसने रेडियस के बारे में बता दिया तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस तो फिक्स होती है ऑर्बिट्स की, तो n स्क्वायर का फैक्टर आता है, सीधा उससे यूज करना है आपको। तो हर कोई सोचे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। ये r नॉट है और ये r है। आप जानते हैं r इज इक्वल टू n स्क्वायर r नॉट, तो आपको सिर्फ यहां से n निकालना। तो आप सबसे देख सकते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो n square is 4, n is 2, 2 is the answer। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का भी कर लेते हैं। कहता है an alpha particle accelerated through potential difference v is fired towards nucleus, distance of closest approach is r। ठीक है, alpha particle accelerated through v, distance of closest approach is r। Now if a proton accelerated through the same potential is fired towards same nucleus, what is the distance of closest approach? कर दे distance of closest approach for alpha particle accelerated through potential difference v is r। अगर एक प्रोटॉन को v से ही एक्सेलरेट करके फेंका जाता तो कितना आता? r 2r, r/2, r/4। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे एग्जाम के टाइम में, तो आप मान के चलो कि जो मेडिकल वालों के पेपर आता है उसमें आपको 45 में से 25 to 30% तो सीधे ऐसे ऐसे ही मिल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल या सीधा सिंगल फॉर्मूला बेस्ड। बताइए बताइए, आंसर 2r है या r/2 है? क्या आंसर है? जल्दी करें। करो शाबाश। अरे इतनी देर लगेगी क्वेश्चन में? पारस, ओके। देखिए एक तो सीधी बात है, आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला याद हो तो और भी आसान होता है, 2k z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, यही तो है ना। तो भाई 2k z² में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, मानते हैं या पड़ रहा है? पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? देखो Ze into E है, उसको क्यों लिखो एक मिनट, क्योंकि चार्ज तो यूज हुआ है ना, तो वो चार्ज तो 2e, ये 2q था बेसिकली, 2e था, तो इसे क्यों लिखा जाए? आपके तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू k q1 q2 Ze into q by r, ये कहानी है। तो r और काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज हो गए, राइट? सो k Ze into q by काइनेटिक एनर्जी। अब दो चीजें एक जगह फर्क पड़ रहा है, q में भी और काइनेटिक एनर्जी में भी। तो जो r डैश आएगा आपका, उसमें क्या होगा? ये फैक्टर k टाइम्स Z की वजह से। अब चार्ज कितना हो गया? अल्फा पार्टिकल से प्रोटॉन का चार्ज हाफ है, तो 1/2 डाल दो, q/2 का फैक्टर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी होती है q into v, या आप सीधा एक काम करो ना, यहाँ पे q into v डाल दो, q से q कैंसिल आउट हो गया, कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। तो क्या आया? हाँ जी, अरे बोल नहीं रहे हो, सेम आ गई, राइट है? हाँ, क्वेश्चन करते हैं तो उसे पहले उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करो जिससे सॉल्व करना आसान हो। यानी जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा तो हम कुछ और करते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो q into v है,
Q से Q कैंसिल हो गया ऑलरेडी, सो Q के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रही, पोटेंशियल सेम रहा, सो R comes out to be same. डन है? चलिए ठीक है, इसमें सिर्फ पता क्या है, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मैं अल्फा पार्टिकल यूज करूं प्रोटॉन यूज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सिर्फ एक्साइटिंग पोटेंशियल से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन यूज करूं इस पर्पस के लिए, इलेक्ट्रॉन यूज करूं तो आंसर कंपैरेटिवली और ज्यादा एक्यूरेट आएगा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, तो कहानी ऐसी है कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, वो यहां से ऐसे पास कर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बन गया। याद है किसी को इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, समझाऊं दोबारा एक बार। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ZE पड़ा हुआ, ठीक है, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज D गिवन, और इसे आप बिल्कुल R मान के चलेंगे कि जहां इसकी बाउंड्री आती है ना, उस बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके, ऐसा मानते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज़ इट इज फार टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 0 मान, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल को आप लिख सकते हैं यहां से, राइट। अब फिर बात आती है, सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mv into r, देख सकते हैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d, सो इनिशियल mv, m into v इनिशियल v नॉट कर देता हूं, m into v नॉट into d, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज m into यहां वाला v into r, दैट्स इट। मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस उसी फॉर्मूले से यूज करें। आया समझे? तो ये क्वेश्चन अब जेई या जेई एडवांस की तरफ चला, मेडिकल में शायद ऐसा क्वेश्चन कभी, इसमें आप R निकालेंगे, इसमें आप R निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन हो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल मोमेंटम रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस इक्वेशन को भी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे ही यहां पर किया जा सकता है। फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली क्या हो रहा होगा ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन उसमें आ रहा है, और ये काइनेटिक एनर्जी आप इसकी फॉर्म में यहां से निकाल लेंगे, बस पुट कर दोगे और क्वेश्चन सॉल्व। हाँ ऑब्वियसली, हाँ नेगेटिव है, काइनेटिक बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, नेगेटिव जब पॉजिटिव के पास आएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एग्जैक्टली। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ आई और मजा भी आया होगा ये वाली बात सुनने में। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से कर दीजिए। ये कहता है फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन हैज वेवलेंथ लैम्डा, फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज हैज वेवलेंथ लैम्डा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर? सेकंड मेंबर, अब फर्स्ट मेंबर मतलब बाल्मर में 3 to 2 का, और सेकंड मेंबर 4 to 2, कर लो फटाफट, जल्दी करो जल्दी, 27/20 लैम्डा या 20/27 लैम्डा। फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज वेवलेंथ लैम्डा, सेकंड मेंबर व्हाट इज द वेवलेंथ? we know 1 by lambda is equal to r into 1 by, अब बाल्मर सीरीज जो नहीं कर पा रही उनके लिए बता रहा हूं, जो कर पा रहे हैं वो करते हैं, n is equal to 4r minus 3 से 9, ये तो था लैम्डा। सेकंड का मतलब है 1 by lambda dash is equal to r into 1 by 4 minus 1 by 3 के बजाय 4, 4 4 जा 16, ये सॉल्व कर देना ना, फटाफट जल्दी करो। ठीक है तान्या, बाकी लोग भी करें, करके बताएं, करें, शाबाश। ऑप्शंस क्या है? 20/27, 27/20 लैम्डा। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसे सॉल्व कर लूं तो कितना बनता है?
5/36 और इसे सॉल्व कर लो तो 3/16। आपको लैम्डा डैश चाहिए ना, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इन्हें पलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। लैम्डा डैश बाय लैम्डा के लिए आ जाएगा 16/3 एंड डिवाइड बाय 5/36, ऐसे कुछ होगा। यही बनेगा ना, देख लो ध्यान से। 9 4 36, तो 9 - 4 इज 5, 5/36 और लैम्डा डैश देखोगे तो 16 आ गया, तो 3 यहां से आ गया 3/16। आपको लैम्डा डैश बाय लैम्डा चाहिए, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5/36 डिवाइडेड बाय 3/16, ये बनेगा। So that gets you the answer. 4 4s are 4, 9s are 20/27. That gets you the answer. ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम मूविंग विद स्पीड v, हाइड्रोजन एटम मूविंग विद स्पीड v makes head-on collision with hydrogen atom at rest. एक हाइड्रोजन एटम v स्पीड से चल रहा है, एक रेस्ट पे, ठीक है, हेड-ऑन कोलिजन होती है। बोथ आर इन ग्राउंड स्टेट। नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर विच वन ऑफ द एटम में एक्साइट, v की मिनिमम वैल्यू फॉर विच वन ऑफ देम एक्साइट्स। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, उसके बाद डिस्कशन शुरू करूंगा। एक हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है और दूसरा हाइड्रोजन एटम v स्पीड से चलता हुआ है, आगे वो इससे हेड ऑन कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद ये चाहता है कि एटलीस्ट इनमें से एक हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाए। तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड? तो सीधी सी बात है, मिनिमम स्पीड मतलब आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इलास्टिक का तो नाम ही मत लो ना, अगर इलास्टिक कोलिजन होगी तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि हीट ही नहीं निकलेगी, कोई एनर्जी नहीं निकलेगी। सॉरी, हीट की बात ना करें, एनर्जी। सो जल्दी से करके बता दो। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.67 10 - 27। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आपको जरूरत पड़े 1.67 × 10 - 27 किलोग्राम। हाँ जी सावन बोलिए। सर हेड ऑन का मीनिंग 1D होता है ना, 1D कोलिजन। हाँ जी, हेड ऑन का मतलब 1D इलास्टिक, 1D कोलिजन। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आप आराम से 6.25 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, देन 8 × 10⁴, 8 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, 7.25 × 10⁴, and then 13.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। हाँ जी, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम गेट्स एक्साइटेड। ठीक है, बताएं क्या कहानी होगी। एक रेस्ट पे था और एक मोशन में, v की मिनिमम वैल्यू बतानी है कितनी हो ताकि एक्साइटेशन हो पाए। तो दो तरफ से एनर्जी लॉस को लिंक करना है। आने वाले हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी मान लो k थी, तो फाइनली दोनों स्टिक कर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी k/2 रह जाएगी, जैसा प्रोटॉन वाला क्वेश्चन कर रहा था, यानी आधी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। आधी काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²/2। समझ पा रहे हैं आप? जितना प्रोटॉन का मास है उतना हाइड्रोजन एटम का मास है, तो वो जब कोलाइड करेंगे तो स्पीड आधी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे तो आधी काइनेटिक एनर्जी गुम हो गई। वो कहां गई? वो 10.2 के बराबर होनी चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। 1.6 10⁻⁹ इतने वोल्ट, इतने जूल के अंदर इतनी एनर्जी। यहां से आपको भी
ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी कीजिए। मैं चेक कर देता हूँ आंसर आपके लिए। करिए शाबाश। राइट सावन, राइट हर्षित, बाकी भी ट्राई करो। अब ऐसा क्वेश्चन चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट है चाहे नॉन मेडिकल, दोनों के लिए मैं मानूंगा कि ये बन सकता है, क्योंकि आप सोचो ना, जिसको आता है उसके लिए तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। उसने देख लिया भाई प्रोटॉन प्रोटॉन जैसे हाइड्रोजन से कोलाइड कर रहा था, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो पार्टिकल सेम मास के होते हैं, एक रेस्ट पे होता है, दूसरा आके हिट करता है, तो परफेक्टली इलास्टिक में आधी एनर्जी लूज हो जाती है, तो पता ही होता है। ठीक है, तो आधी एनर्जी लूज हो गई। वो आधी एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको जूल में कन्वर्ट करो, 1.6 10 - 19 से मल्टीप्लाई करो। अब मास भी इतना ही लगभग 1.6, तो उसे आप सोच सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली उड़ा दो। या वही बात होती है कि आपने 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रखे थे, 1/1.6 × 10 - 19 आपको पता है कितना होता है ना? जो भी जैसे कि आपको समझ में वैसे ट्राई करो। तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर आता है ए 6.25 10 पावर 4। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने आपसे सारा डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सीबीएसई पार्ट से बिल्कुल ही हटकर। ऐसे और क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। मैं एग्जैक्टली सारे ना लेते हुए बस, ठीक है, काफी प्रैक्टिस आपकी हो गई है। अब मैं चाहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें आप एज टेस्ट करें। ठीक है, कल आप लोगों को कल क्या आपकी एक्सरे का कॉन्सेप्ट रह गया, सिर्फ उसके क्वेश्चन में आपको एक दिन में करवाऊंगा। ठीक है, आज एक काम कर देता हूँ, मैंने सर से एक्सरे वाला कुछ टाइप करवा रखा है, वो भेज देता हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना सा समझ लो कि भाई एक्सरे ना दो तरह की होती है, एक कॉन्टिन्यूअस और एक कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो बहुत ही आसान सी कहानी है। हैवी मेटल जो होते हैं ना, हैवी मेटल जिनका Z काफी ज्यादा होता है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर जब चलते हैं तो रिटार्ड होते हैं। न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा ना, तो धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, या ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे वगैरह वगैरह, कुछ भी कहानी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब स्लो डाउन होगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है, मतलब रिटार्डिंग चार्ज पार्टिकल से जब एनर्जी निकलेगी, तो उसे आप क्या लिख पाएंगे? hc/लैम्डा। hc/लैम्डा लिख लो या h म्यू लिख लो, ये किसके इक्वल आ जाएगा? E × v। अब ये E × v क्या है? इस चार्ज पार्टिकल को जिस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके भेजा था, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके भेजा था, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी थी इसकी? ev। अगर मैं ये मान लूं कि इलेक्ट्रॉन रुक ही गया बिल्कुल, तो उस समय मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी निकल सकती है? ev निकल सकती है। यानी कि दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशन, यानी लैम्डा मिनिमम निकल। क्या क्लियर हुआ? एक्स-रे में जो मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ निकलेगी वो कैसे डिफाइन? आने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर सारी ही एनर्जी निकल जाए, क्यों? क्योंकि वो जब रिटार्ड हो रहा था, तो मान लेते हैं कि रिटार्ड होते तो स्पीड 0 हो, तो जो भी एनर्जी वो कैरी कर रहा था, सारी ही निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ कैसे निकलेगी? hc/लैम्डा। सो दिस इज मिनिमम पॉसिबल, लैम्डा मिनिमम ऐसे निकलता है। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को डबल कर दोगे तो ये हाफ हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल चेंज कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग। बट मोस्टली इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ही बम्बार्डमेंट किया जाता है, क्योंकि बहुत ही लाइट पार्टिकल्स हैं, उनको कंट्रोल करना काफी आसान है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हैं, अपनी तरफ खींचा न्यूक्लियस से, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड को अप्रोक्सीमेटली कितना कर दिया c। ये तो होती है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, उसकी बात हम मंडे को कर लेंगे, अभी आप लोगों की क्लास भी होगी। सो हार्डली मेरे लिए 10 से 15 मिनट का टॉपिक रह गया, बाकी मैंने करवा दिया, प्रैक्टिस भी ठीक ठाक करवा दी थी। ठीक है, तो अपनी तरफ से इस वीकेंड पे एटम और डुअल नेचर ये तो निपटाना ही है, साथ साथ कुछ और होमवर्क भी कर लेते हैं। +1 से कोलिजन दे दूं, कुछ कोलिजन का पार्ट हमने डिस्कस किया, यही करो। +1 से कोलिजन का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दो, मंडे को टेस्ट कर दूं, सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। मंडे को ठीक है,
ठीक है, संडे की बजाय मैं मंडे रख रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको 2 दिन मिल जाए। तो मंडे को आपका टेस्ट रहेगा प्रैक्टिस वाला, वो टेस्ट कोलिजन का होगा, ठीक है। और फिर उसके 1 या 2 दिन बाद एक टेस्ट और रखूंगा जो आपका इसका रहेगा, एटम्स का रहेगा, ठीक है। या संडे को रख दो एटम्स, बोलो एटम्स तो कर ही लिया तुम लोगों ने। रख दो सर, ड्यूअल नेचर भी दे दो संडे को। डुअल नेचर का टेस्ट किया प्रैक्टिस रहेगी, दोनों ले लो सर। ठीक है। डुअल नेचर और एटम, ये आपका संडे को प्रैक्टिस का टेस्ट है। पहले मैं सिंपल रखूंगा, कोई बात नहीं, और उसके बाद आपका मंडे को कोलिजन का टेस्ट, ट्यूसडे कर देता हूं सर, ट्यूसडे को कोलिजन का टेस्ट। डन, चलो फाइन, थैंक यू।